नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ आरटीडीसी के चेयरमैन हैं और इससे पहले राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं। नमस्कार धर्मेंद्र राठौड़ साहब। नमस्कार राठौड़ साहब, आपकी बात करते हैं तो कर्मचारी आंदोलनों में आपकी सक्रिय भूमिका हमने शुरू से देखी है। उस दौरान आप जस्टिस वी.एन. तारामुंडे, एम.जे. मुखर्जी से लेकर के रजनी कोठारी, संदीप पांडे, अरुणा राय तक से आपका संपर्क रहा। मतलब एक लेफ्ट की जो विचारधारा है, एक समाजवादी विचारधारा है, उससे आपका जुड़ाव शुरुआत में हमने देखा है। आरपी सराफ साहब से भी आपका काफ़ी अच्छा ताल्लुक रहा, काफ़ी प्रभाव रहा है। तो सरकारों के खिलाफ जब आप प्रतिरोध के पैरोकार रहे हैं और वहाँ से इस पॉलिटिक्स में आना आपका कैसे हुआ? देखिए, जैसा आपने कहा कि मैं वामपंथी और साम्यवादी लाइन को मैंने पढ़ा है, समझा है, थोड़ा बहुत उस पर चलने की कोशिश भी की है। मेरा आरपी सराफ साहब से ताल्लुक के संपर्क 89 में, जब मैं राजस्थान सरकार की मंत्रालय संवर्ग की सेवा में आ गया। आरपी सराफ साहब जो एक विचारक थे, साम्यवादी विचारधारा के देश की राजनीति के बहुत बड़े स्तंभ थे। बाद में उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, आईडीपी। तो उन्होंने हमें समझाया कि अब दुनिया में यानी ऐसी विचारधारा बने जो एक तरफा नहीं हो, एक तरफा साम्यवादी भी नहीं हो, एक तरफा पूंजीवादी भी नहीं हो। उनसे संपर्क में आने के बाद मुझे बहुत सी जानकारियाँ मिली, बहुत से मैंने स्टडी सर्किल ज्वाइन किए उनके साथ, और उनकी विचारधारा के साथ साथ ही मैं ट्रेड यूनियन में, जो एम्प्लॉय यूनियन है, उनमें भी मैं काम करता रहा। और उसी की बदौलत थी कि मैं बहुत ही 1 साल की मेरी नौकरी थी 89 में ही, यानी 88 में मैं सरकारी नौकरी में आया और 89 में मेरी 1 साल की नौकरी में मैं पशुपालन विभागीय समिति का वरिष्ठ उपाध्यक्ष में बनाया गया। आगे चल के जितने भी सामाजिक आंदोलन हुए, अरुणा राय जी का मुझे आंदोलन आज भी याद है कि जब सूचना के अधिकार को लेके उन्होंने पहला धरना शुरू किया ब्यावर के चांद गेट से। उस वक्त भैरू सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री होते थे और मैं करीब करीब रोज उस धरने में मैं शिरकत करने जाता था। हमारे साथी जो सवाई सिंह जी, जो सर्वोदयी नेता थे, हमारे साथी तेजपाल सिंह जी थे। राजस्थान विश्वविद्यालय में, अब तो वो एक्सपायर हो गए, मेरे बहुत गहरे मित्र थे, इंदर सिंह, कामरेड इंदर सिंह, वो हमारे साथी थे। आपका उसमें सक्रिय भागीदारी नजर आती है। लेकिन 2002 के बाद से जो हम देखते हैं तो आपका एक जुड़ाव वो है कांग्रेस की तरफ होता है। मैं ट्रेड यूनियन लाइन से निकला, मैं कर्मचारी नेता के रूप में काम करता रहा और एक समय आया जब मैं राजस्थान के जो जितने बड़े कर्मचारी नेता थे उनके सानिध्य में भी मुझे काम करने का अवसर मिला। उदय सिंह जी राठौड़, लल्लू सिंह जी राजावत, गिरिराज किशोर जी शर्मा, राम किशोर जी अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह जी चौधरी, इनके साथ भी मेरा को कुछ सीखने का, काम करने का मौका लगा। तो मैं जो लगता था कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो पूरे देश लेवल पे है, ये एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मानने वाली ऐसी आइडियोलॉजी है। एक ऐसी, इसमें अशोक गहलोत एक ऐसे नेता लगते थे कि इनसे मैं उनसे इंस्पायर हुआ कि कभी काम करने का मौका लगे तो हम अशोक गहलोत जी के साथ काम कर रहे हैं। तो और इत्तेफाक देखिए आप कि होते होते एक राजस्थान में बड़ा आंदोलन, कर्मचारी आंदोलन हुआ 99 में, जब अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेके मिलने गया, उसमें से एक मैं भी था। उस जमाने में एक नारा लगता था जो हमको सिखाया गया, हमने सीखा कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी। और उस नारे से हम लोग जब मुख्यमंत्री जी से के पास गए और वो बोनस की बात पे सहमति नहीं हुई और वो एक छोटी सी बात वो धीरे धीरे होती होती और वो राजस्थान में एक हड़ताल की तरफ चली गई। लेकिन मुख्यमंत्री जी का मिलना जुलना, उनकी सदा सहता, ये मुझे बहुत पसंद आई। राठौड़ साहब, 1999 में वो जो 7 लाख कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी, ऐतिहासिक हड़ताल हुई थी, आपने, यही सरकार थी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उनके राज में वो हड़ताल का आपने नेतृत्व किया था। और आज उसी पार्टी, उन्हीं मुख्यमंत्री के यहाँ पर आप, उनका भरोसा इतना आप पर है कि उन्होंने न केवल आपको एक बार बीज निगम का अध्यक्ष बनाया और अब की बार आरटीडीसी का। राजस्थान के नजरिए से देखें तो एग्रीकल्चर और टूरिज्म यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और दोनों के आप चेयरमैन रहे हैं। इस बदले हुए रोल को और ये जो भरोसा है, इस भरोसे को आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी के हिसाब से देखते हैं? इस मनुष्य जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है जो आदमी को आम से खास बनाती है। उसमें सबसे बड़ी बात मैं जो सीखी है, मानता हूं, वो है भरोसा। तो राजनीति में ही नहीं, हर जगह अगर किसी चीज की कमी है तो वो है भरोसे की कमी है। तो सीएम साहब आप पर जो भरोसा करते हैं, भरोसा, आप जो आपको रोल दें, कोई भी आपका घर का मुखिया आपको रोल दे, उस रोल को बहुत जिम्मेदारी के साथ, और उनका भरोसा जो आप पे किया है, वो भरोसा जब आदमी करता है तो उस भरोसे को बने रहे, इस बात की चिंता करके काम दिया जाता है। जब मैं कर्मचारी नेता था, कर्मचारियों ने मुझे पे भरोसा किया था कि धर्मेंद्र राठौड़ को हम प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, कि मैं भरोसे पे कायम रहा। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी अगर पूंजी है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना यही करता हूं कि ईश्वर मुझे दे, कम या ज्यादा दे, और मुझे इतना दिया है जितने मैंने कल्पना भी नहीं की, लेकिन ऐसा जरूर रखना, ऐसा विश्वास मेरे पे जरूर रखना कि मैं मेरे भरोसे पे, जब तक मेरे में सांस है, मैं मेरे भरोसे पे चलता रहूं। तो जिन्होंने आप पर भरोसा किया है, उनका भरोसा आप पर कायम रहे, ये आपका प्रयास रहता है। खास मुलाकात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। में आज हम बातचीत कर रहे हैं आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ साहब से। राठौड़ साहब, आप आरटीडीसी के चेयरमैन हैं। आरटीडीसी की हालत अभी कुछ दिनों पहले तक जो थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आपने इसको फिर से तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या नवाचार आपने किए हैं? आरटीडीसी की एक जमाने में तो ऐसा नाम था इसका कि सिफारिशें होती थी। मैं जब कॉलेज करने आया जयपुर 1985-86 में, अग्रवाल कॉलेज में मैं पढ़ने आया, तब यूं होता था कि आरटीडीसी का कोई कर्मचारी मिल जाए, वो थोड़ा सा लिफ्ट दे दे तो बहुत बड़ी बात होती थी। ये आरटीडीसी का स्टेटस था। आरटीडीसी का पूरे देश में राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का नाम था। प्रथम अध्यक्ष जयपुर राजमाता गायत्री देवी रही हो, उसके बाद में महाराजा गज सिंह जोधपुर जो अभी भी हैं, जो टूरिज्म के, ये कह सकते हो आप उनको कि टूरिज्म इंडस्ट्री के पायोनियर है, एक एम्बेसडर है, वो इसके चेयरमैन रहे। उस लीगेसी को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी है। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? तो मेरा मन था कि जो मैं कॉलेज में पढ़ता था, नाम था आरटीडीसी का, वैसा नाम आरटीडीसी का करूं वापस। जो मैंने ज्वाइन किया उसी दिन कहा कि एक मेरे में कर्मचारी नेता का भाव था कि कर्मचारी जो आरटीडीसी का मायूस हो गया है। 250 कर्मचारी आरटीडीसी के दूसरे कारपोरेशन में, दूसरी सरकारी कंपनियों में डेपुटेशन पे, उनको रिवर्स डेपुटेशन पे भेज दिया गया था। मैंने ज्वाइन किया उस टाइम। कर्मचारियों को सैलरी टाइम पे नहीं मिलती थी, और पिछली सरकार में तो स्थिति ये बन गई थी कि आरटीडीसी को बंद करने की तैयारी कर ली थी। तो ये चैलेंज जब मेरे को मुख्यमंत्री जी ने दिया, और मुझे आज बताते हुए खुशी है, आरटीडीसी के कर्मचारियों की सैलरी टाइम पे मिल रही। 1 तारीख को सारा बकाया भुगतान उनको चुका दिया। उन्हीं आरटीडीसी के कर्मचारियों की बदौलत मैंने उन कहा प्रेस में कि मैं 2 काम करूंगा, आरटीडीसी कर्मचारी और अधिकारी का मनोबल अप करूंगा, और दूसरा मैंने वादा किया था कि पैलेस ऑन व्हील, जो आरटीडीसी की नहीं, राजस्थान की नहीं, बल्कि पूरे देश की नाक है,
जी, तो पैलेस ऑन व्हील इतने साल बंद रही थी, आपने इसको दोबारा आकर के शुरू करवाया। हमारा विजन है आगे कि ये और अच्छे से चले, उसके लिए दीर्घकालीन योजना बनाई और कैबिनेट ने उसको O&M पे देने का फैसला किया। और अब जब टेंडर प्रक्रिया पूरी करके और O&M पे हम पैलेस ऑन व्हील को दे रहे हैं जल्दी, और हमारा उससे क्या होगा कि आरटीडीसी की इनकम परमानेंट इनकम हो जाएगी, आरटीडीसी की लायबिलिटी कम हो जाएगी, और हमारे कर्मचारी जो आरटीडीसी के हैं उनका हित भी सुरक्षित रहे। यानी हमारी जितनी प्रॉपर्टी आरटीडीसी की है, जिनमें एक पैलेस ऑन व्हील है, तो ये जितने भी होटल, मोटल, मिडवे, जहां जो जो हमारी प्राइड प्रॉपर्टी है, उन सब में जीर्णोद्धार का काम शुरू करके, और जो प्रॉपर्टी आरटीडीसी खुद चलाने में सक्षम है, उनको हम चलाएंगे। हमारे जो आरटीडीसी कर्मचारी है, अधिकारी है, उनका हितों का ध्यान रखते हुए उनको चलाएंगे। और जो हमारी बंद पड़ी है प्रॉपर्टीज, जो करीब 34-35 प्रॉपर्टी हमारी बंद पड़ी है और वो लॉसेज में थी, कई सालों से बंद पड़ी है, हमने सारे कर्मचारी नेताओं से बात करके, बाकायदा डायलॉग पूरा करके, उनसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें उनको इन्वॉल्व करके, यानी हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि मेरे राज्य का कर्मचारी वो बहुत खुश रहे, इसीलिए तो उन्होंने ओपीएस लागू की राजस्थान में। ओपीएस की बात की आपने, तो आरटीडीसी में भी आपने ओपीएस लागू किया है। आपको क्या लगता है ओपीएस एक राजनीतिक मुद्दा है? खाली मुद्दा ही नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को कि ओपीएस उनको पूरे देश के कर्मचारियों के लिए लागू कर देना चाहिए। अब आपको मैं इसका कारण बता रहा हूं, इसकी रीजनिंग बता रहा हूं कि कुछ लोग कहते हैं या कुछ इकोनॉमिस्ट ने भी कहा है कि ये देश के खजाने पे भार पड़ेगा इसका, ये आर्गुमेंट है, ये रीजनिंग देते हैं। मैं ये कह रहा हूं, क्या 2003 तक पूरे देश में ओपीएस लागू नहीं थी? उत्तर आएगा हाँ। अगर हाँ उत्तर आता है तो क्या देश 2003 तक तरक्की नहीं किया? तो और 3 से और ये 23 आ गया, 20 साल में क्या आपने आर्थिक खजाना बचा के ये एक्सट्रीम पूंजीवाद की तरफ बढ़ने का है? ये इसको कहते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म कहते हैं इसको। स्टेट की ड्यूटी है, सरकारों की ड्यूटी है कि वो साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधाराओं का मिश्रण करे। आप अंधाधुंध निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हो, उससे हो क्या रहा है? उससे गरीबी और अमीरी में खाई बढ़ रही है, उसमें असुरक्षा का वातावरण बन रहा है। आप एक और बताइए, जब हम सरकारी योजनाएं लागू करते हैं उनको इंप्लीमेंट कौन करता है? सरकारी कर्मचारी। हमारा स्टेट का कर्मचारी बहुत सुरक्षित जीवन के साथ बहुत प्रसन्न है, और जब प्रसन्न व्यक्ति होगा, जब हैप्पी इंडेक्स रहेगा, तो ही तो हम मिलकर सब तरक्की करेंगे। तो सामाजिक सुरक्षा या जो सिक्योरिटी की बात है वो भी आपके हिसाब से एक पॉलिटिकल इशू है। एक चीज और है राठौड़ साहब, आप आरटीसी के चेयरमैन रहते हुए पुष्कर में आप काम करवा रहे हैं धार्मिक पर्यटन का। बीजेपी ने भी अपने राज्य में महाकाल कॉरिडोर बनाया, तो क्या आपका जो पुष्कर में जो काम करवाया जा रहा है, ये क्या उस बीजेपी के उस काम का जवाब है? उसमें पुष्कर भी एक धार्मिक स्थान है, एक पर्यटन नगरी है पुष्कर। उसका विकास जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। बीजेपी कहने को हिंदू मंदिरों की बात करती है, बीजेपी कहने को गाय की बात करती है। अगर आप 2 मुद्दों पर भी आप बात करोगे राजस्थान में, बाकी तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम की तो मैंने बता ही दिया कि पूरे देश में कहीं कोई ऐसा राज्य नहीं है जो राजस्थान के मॉडल की चर्चा नहीं करता हो। हमारा एक काम करने का तरीका है ये। गाय के लिए, गायों के लिए जितना अनुदान राजस्थान में है, 9 महीने का अनुदान, उतना देश के किसी राज्य में नहीं। और नंदीशालाओं को तो 12 महीने का अनुदान है। इसी तरह पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर कोई जमाने में शंकराचार्य जी ने इसका जीर्णोद्धार किया था। मैं खुद पुष्कर के पास में, मेरा गांव है नांद, क्योंकि मैंने आंखों से देखी है। तो पुष्कर सरोवर में गंदा पानी रुके, ये वहां के तीर्थों की मांग थी। ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार हो, कोई जमाने में शंकराचार्य जी ने किया था, उसके बाद जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, ये मांग है। और 24 कोस की जो परिक्रमा मार्ग है, ये दुरुस्त हो, अच्छी बने, जैसे गोवर्धन जी की परिक्रमा मार्ग है। अब आप देखेंगे कि पुष्कर आने वाला टाइम जो होगा पुष्कर का,
वो पुष्कर, मैं और की तुलना तो नहीं कर रहा कि अयोध्या कैसा है, काशी कैसा है, महाकाल कैसा है, वो बहुत सुंदर होंगे, लेकिन ये हमें उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि पुष्कर ऐसा बने। तो पुष्कर में 500 करोड़ से ज्यादा के कामों पर काम हो रहा है, प्रोजेक्ट बन रहा है, और पुष्कर की जनता को पूरा प्रोजेक्ट हम दिखाएंगे। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट किया जब वो दौरे पे अजमेर गए, पुष्कर के अजमेर के लोग, कि आपने जो पुष्कर का डेवलपमेंट इस बार किया है, ऐसा न भूतो न भविष्यति। तो मतलब बीजेपी के विपरीत पुष्कर आपके लिए पॉलिटिक्स का नहीं, पब्लिक परसेप्शन का विषय है। जी बिल्कुल, हम इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं। मुझे खुशी है, मेरी मातृभूमि है। मैंने कहा कि पुष्कर से 8 किलोमीटर दूर मेरा गांव नांद है। नांद वो गांव है जो नांद में भगवान कृष्ण के स्मृतियों से जुड़े हुए बहुत से, वहां हमारे खेतों के नाम, मेरे गांव का नाम नांद भी भगवान कृष्ण के नाम से, नंद के नाम से है। तो अपनी मातृभूमि के हम कुछ काम आ जाएं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कितना धन्यवाद प्रकट करें कि उन्होंने मतलब हमारी मांग पे, पुष्कर वासियों की मांग पे, अजमेर जिले के नागरिकों की मांग पे इतना बड़ा उपहार दिया है, वो हम जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे। खास मुलाकात में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।